हे गाइस, दिस इज़ मी सिद्धार्थ और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करेंगे, जिसमें हमने कल काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, काफ़ी थ्योरीज डिस्कस करी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ऑब्जेक्टिव देखे थे हमने, मतलब बेसिक्स देखे थे टीचिंग एप्टीट्यूड का। आज उसको हम फर्दर और डिस्कस करेंगे कि और इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, तो आज लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो क्रिटिकल थिंकिंग है। जो बच्चा स्टूडेंट है जो क्लासरूम में पढ़ रहा है, वो चीज़ें जो भी गेन कर रहा है टीचर के थ्रू उसका एनालाइज करे और उसको एवेल्यूएट करे, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है। दूसरी चीज़ है मोटिवेशन। अंदर से एक इनर डिज़ायर ज़रूरी है बैठ के पढ़ना, चीज़ें सीखने के लिए। आप मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के आप बैठे तो आप चीज़ें सीख नहीं पाओगे। अंदर से एक जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है हमारा कोलैबोरेशन। दूसरों के साथ, जो क्लासरूम में आपके जो फेलोज़ हैं उनके साथ डिस्कस करना, डिबेट करना, डिस्कशन करना, इससे चीज़ें आप बहुत जल्दी सीखते हैं और चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो कोलैबोरेशन एक फीचर है। उसके बाद रेजिलियंस। इवन आफ्टर फेलियर, आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी कभी नेट हो जा रहा है, जीआरएफ नहीं हो पा रहा है, इतने मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया, 4 मार्क्स से रह गया, बट स्टिल यू हैव द डिज़ायर टू क्वालिफाई जीआरएफ। तो वो एक रेजिलियंस होना चाहिए एक लर्नर में कि हाँ, इवन आफ्टर फेलियर आई हैव टू कीप ट्राइंग। उसके बाद क्यूरोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है, अंदर से एक जिज्ञासा, एक डिज़ायर सीखने का कि हाँ आज कुछ नया सीखेंगे। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन, एक खुद को डिसिप्लिन में रखना कि हाँ 1 घंटा 12 से 1 हम पढ़ाई करेंगे, इसमें हम ना फ़ोन चलाएंगे, ना रील्स देखेंगे, ना शॉर्ट्स देखेंगे। तो खुद को एक डिसिप्लिन में लाना, क्लासरूम में एक्टिव रहना, वो बहुत ज़रूरी है। सातवां है एक्टिव इंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन करना। टीचर जो पढ़ा रहा है एक्टिवली उसको सुनना, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है अपने डाउट्स टीचर के सामने रखना, और जो भी टीचर समझा रहा है उसमें एक इंटरैक्टिव माहौल रखना बहुत ज़रूरी है। अडेप्टेबिलिटी, जिस भी परिस्थिति में पढ़ रहे हैं हम उस चीज़ में एडजस्ट करना। न्यू सिचुएशन में अगर कोई नई चीज़ सीख रहे हैं दैट इज़ नॉट फैमिलियर विद द अदर वन, तो उस चीज़ में खुद को उस एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करना इज़ दी अडेप्टेबिलिटी। परसिस्टेंस, कंटिन्यू ट्राइंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज। कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, कुछ भी चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, तो यू हैव टू कीप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो कि खुद को टेस्ट करना, चीज़ें देखना कि हमें चीज़ें सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं थ्रू टेस्टिंग। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर हम MCQs प्रैक्टिस नहीं करेंगे, PYQs नहीं लाएंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो हम चीज़ें खुद को एक सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं देख पाएंगे कि हमें कितना आता है। तो ये फीचर्स जो हैं लर्नर्स के हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आप ऐसे कीवर्ड्स याद कर लेंगे तो आपको ये काफ़ी चीज़ें हेल्प होंगी और आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। जो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिफाइन है यूनेस्को द्वारा, उन्होंने कैसे करी है। सबसे पहला तो फॉर्मल है। फॉर्मल में हम जानते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, वोकेशनल ट्रेनिंग, एडल्ट एजुकेशन सेंटर। तो जो मतलब फॉर्मल टाइप ऑफ लर्निंग जो हमें मिलती है, एक स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज लर्निंग। जैसे हम कहीं इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, पढ़ने, डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो हमारा फॉर्मल होती है। दूसरी हमारी नॉन फॉर्मल है, जिसमें NGOs, वर्क प्लेस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। तो वो नॉन फॉर्मल होती है, वो फॉर्मल नहीं होती। वहाँ पे आप जाते हैं और फिर कुछ अलग से स्किल्स वहाँ पे डेवलप करते हैं। वो कन्वेंशनल फॉर्म नहीं है, एजुकेशन सिस्टम के बाहर वाली चीज़ है, अदर स्किल्स हैं, ठीक है। तीसरी हमारी इनफॉर्मल है, जो हम डेली सीखते ही हैं, इंटरेक्शन करके, फैमिली से बाहर, ग्रुप में, स्टूडेंट्स के साथ, तो वो इनफॉर्मल है। यूनेस्को की 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग है, जिसमें हमारा लर्निंग टू नो है, जो नॉलेज स्किल्स हम देखते हैं। लर्निंग टू डू, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लर्निंग टू लिव टुगेदर, लाइक विद आर पर्सन, जो हम सोसाइटी में रहते हैं उनके साथ एक पीसफुली रहना, चीज़ें इंटरेक्शन बनाए रखना। एंड लर्निंग टू बी, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, योर होलिस्टिक डेवलपमेंट, योर आइडेंटिटी एंड योर सेल्फ एस्टीम। तो ये 4 चीज़ें हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। ये ऐसे के ऐसे आपको याद कर लेनी बस। उसके बाद हम आते हैं अपना एडोलेसेंट और एडल्ट लर्निंग के बीच में, तो जिसमें हम एक बहुत ही बेसिक है ये,
कि जब हम शुरू में जो हम एजुकेशन लेते हैं वो बिल्कुल फॉर्मल होती है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम एडल्ट में हम उसको अप्लाई करते हैं। जैसे हम बीटेक की डिग्री ली हमने किसी इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ पे हमने चीज़ें सीखी, और जो भी हमने वहाँ चीज़ें सीखी हैं वो हम अपने वहाँ जब हम जॉब करेंगे वहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे आप अभी यहाँ पे सीख रहे हैं, जैसे आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है पेपर 2 में जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपका, वो चीज़ आप कल को जाके कॉलेज में पढ़ाएंगे या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। तो वो यही उसका मोटा मोटा डिफरेंस है, जो हम चीज़ें सीखते हैं तब और जो हम जिसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। तो ये तो आप वर्ड से ही वैसे ही समझ जाएंगे। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो पहले हम टीचर से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड्स है जो टीचिंग में यूज़ होती हैं वो अफेक्ट करता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट है, कैसा क्लास में आप सब बैठे हैं और वहाँ पे जो भी टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट है या नहीं है, एज इन सही प्रॉपर सिस्टमेटिक बैठने को जगह है नहीं है, शोर शराबा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा, तो वो भी अफेक्ट करता है। टीचर के स्किल्स हैं, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ हैं, रिवॉर्ड्स है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, टीचर जो भी सब्जेक्ट में उसमें स्पेशलाइजेशन है या नहीं है, पेडागोगिकल स्किल्स है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, कम्युनिकेशन है, हाउ द टीचर इज़ कम्युनिकेटिंग विद हिज और हर स्टूडेंट्स, उसके बाद मोटिवेशन है। जो कुछ फैक्टर्स हैं ये आप देखेंगे तो बेसिक हैं, ये अच्छी अच्छी बातें ये आप देख के एग्ज़ाम में समझ ही जाएंगे कि ये चीज़ें ही अफेक्ट करती हैं। ओके, अब रिलेटेड टू लर्नर अगर हम देखेंगे तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी प्रायर नॉलेज है। लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन जो हमने ऊपर भी देखा था, बच्चे के अंदर डिज़ायर है पढ़ने का या नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, डेवलपमेंटल स्टेज, लर्निंग नीड, गोल्स, पर्सनल फैक्टर्स, पीयर इंट्रैक्शन और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये आप बस एक बार देख लीजिए, उसके बाद मतलब इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें समझने को नहीं है। ये आप क्वेश्चंस में भी देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इंस्ट्रक्शनल फैकल्टीज़ देखते हैं। इसमें देखेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं और फैसिलिटीज़ हैं टीचर को हेल्प करती हैं टीचिंग के लिए, जिससे स्टूडेंट्स को इजीली वो समझ पाए, चीज़ें सीख पाए। तो वो चीज़ें जो टीचर को स्टूडेंट दोनों को बेनिफिट करती है वाइल एक्सप्लेनिंग थिंग्स, तो वही चीज़ हम थोड़ा इसमें देखेंगे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा अच्छे से तो टीचर स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर पाएगा और स्टूडेंट भी इजीली चीज़ें सीख पाएगा। हैंड्स ऑन लर्निंग हो गया, स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, एक्टिव कोलैबोरेटिव टीचिंग है, टेक्निकल इंटीग्रेशन है वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया बच्चा देख के जल्दी सीखता है तो उससे लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। साइमुलेशन है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, एंगेजमेंट है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, जो भी बच्चा चीज़ देख रहा है उसको अप्लाई कर पा रहा है। तो ये चीज़ें, ये इन्वायरमेंट से काफ़ी बच्चा जो है जल्दी से चीज़ें सीख पाएगा। उसके बाद कैटेगरीज आती हैं, इसमें 2 कैटेगरीज हैं प्रोजेक्टेड, जिसमें फिल्म्स है, स्लाइड्स है, OHP, पीडियास्कोप, वीडियो प्रोजेक्टर्स, फिल्म स्ट्रिप्स, मतलब वीडियोस के थ्रू चीज़ें सीखना। जो भी हम स्लाइड्स देखते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, कोई किसी टॉपिक को एनिमेटेड वीडियो के थ्रू समझना, वो सारी चीज़ें प्रोजेक्शन के थ्रू होता है। और दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड, जिसमें चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, मैप डायग्राम्स देखना, मैप्स, डायग्राम्स और बाकी चीज़ें, रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो, रेडियो, बाकी इन सब चीज़ों के थ्रू चीज़ें सीखना। तो ये 2 टाइप की कैटेगरीज हमारी होंगी। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग में, कि टीचिंग में कैसे कैसे मेथड्स होते हैं। तो इसमें 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो टीचर सेंटर्ड होता है और एक होता है लर्नर सेंटर्ड। ये थोड़ा एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, इसमें मतलब ये कीवर्ड्स के थ्रू ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं और आप ये चीज़ें याद कर लेंगे तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो टीचर सेंटर्ड में क्या रहता है, टीचर सेंटर में रहेगा, जिसमें क्या करेगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर करेगा बस। लेकिन लर्नर सेंटर्ड में जो भी स्टूडेंट है सीख रहा है, उसमें स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। यहाँ टीचर इंफॉर्मेशन दे रहा है, बच्चा बैठ के सिर्फ सुन रहा है, बट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट जो बैठा है वहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है, तो वो लर्नर सेंटर्ड लर्निंग होगी। ठीक है, इसमें पैसिव नॉलेज ट्रांसफ़र है, जो भी चीज़ें हैं टीचर द्वारा
बच्चे को ट्रांसफ़र करी जा रही हैं, लेकिन इसमें बच्चे का पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जो भी चीज़ें वो सीख रहा है उसको वो अप्लाई कर रहा है। तो एप्लीकेशन से जो भी चीज़ लर्निंग है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो उसमें पैसिव नॉलेज ऑफ ट्रांसफ़र है, इसमें एक्टिव लर्निंग है। इसमें डिबेट और डिस्कशन हो रहा है, जो भी चीज़ें सीख रहा है उसके बाद टीचर बच्चों को अलाउ कर रहे हैं कि आप इस चीज़ पे डिबेट करो, डिस्कशन करो, तो वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। और टीचर सेंटर्ड में टीचर सिर्फ आपको बैठ के चीज़ें बता रहा है, सारी ज्ञान दे रहा है, तो उसमें बच्चा सिर्फ सुन रहा है और उसमें काफ़ी चीज़ें भूल भी जा रहा है। बट एक्टिव लर्निंग में यही फ़ायदा है कि वो चीज़ों को अप्लाई करोगे, उस नॉलेज और उस कंसेप्ट को एप्लीकेशन में आप जब लेके आओगे तो वो चीज़ें आप ज़्यादा याद करोगे। इसमें टीचर का अथॉरिटेटिव रोल है, जिसमें उसे बताता जा रहा है, बच्चों को सुनना है। लेकिन यहाँ टीचर फैसिलिटेटर है, टीचर बता रहा है चीज़ें और उसके बाद स्टूडेंट खुद उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं और उस चीज़ पे डिबेट डिस्कशन हो रहा है, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। तो इससे बच्चा जो है, जो लर्नर है, वो जल्दी चीज़ें याद करता है। दिस इज़ लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप वीडियोस के थ्रू भी आप देखते हो तो उसमें टीचर से बता रहा है और वो आपको चीज़ें सिखा रहा है, तो आप पैसिवली वहाँ पे बैठ के सुन रहे हो। लेकिन अगर लर्नर सेंटर्ड है, अगर आप कहीं पढ़ रहे हो और वहाँ पे वो टीचर पोल भी करवा रहा है, ठीक है, वो आपका रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कर रहा है, वो आपको मौका दे रहा है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको आप नेक्स्ट डे पढ़ के आओ, उस पर स्पीच दो। तो उसमें क्या है, बच्चा स्टूडेंट जो है उसमें वो सीख के आ रहा है और काफ़ी चीज़ जो वो प्रैक्टिस करेगा तो वो इजीली वो एक्सप्लेन कर पाएगा। तो वो इंटरेक्टिव होती है, लर्नर सेंटर्ड में कोलैबोरेटिव होती है और इंक्वायरी बेस्ड होती है। प्रोजेक्ट्स देते हैं, पोर्टफोलियोज होता है, प्रेजेंटेशंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमारी, और लर्नर सेंटर्ड में चीज़ें बच्चा काफ़ी चीज़ सीखता है और जल्दी सीखता है एज़ कम्पेयर टू टीचर सेंटर्ड। अब टीचर सेंटर्ड के मेथड्स देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखा ही था, लेक्चर मेथड है, वन वे रहता है, पैसिव रहता है, कंटेंट हैवी रहता है और लिमिटेड इंटरेक्शन रहता है। क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर जो है स्टूडेंट को चीज़ें बता रहा है, स्टूडेंट का रोल बहुत ही नेग्लिजिबल है, सिर्फ सुनना ही है उसका रोल। कंटेंट बेसिस पे जो भी चीज़ें हैं पढ़ा रहा है, वो स्टूडेंट को समझा रहा है। पैसिव है और सिर्फ वन वे है। टीम टीचिंग में दो से ज़्यादा टीचर्स का कोलैबोरेशन रहता है, शेयर्ड एक्सपर्टीज रहती है और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस टीचर द्वारा स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। टीवी वीडियो रिप्रेजेंटेशन थ्रू विजुअल ऑडियो मैसेजेस एंड इंगेजिंग, ठीक है। अब बोथ टीचर सेंटर्ड वाला जो मेथड है वो देख लेते हैं, जिसमें ग्रुप डिस्कशन रहते हैं, ठीक है, स्मॉल ग्रुप रहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, सेमिनार्स होते हैं, पैनल डिस्कशन होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, जो कि एक टॉपिक का आइडिया देते हैं, उसमें फिर बच्चों को थॉट प्रोसेस देखने के लिए, उनको थिंकिंग के लिए टाइम दिया जाता है और फिर उनसे चीज़ें पूछी जाती है। ट्यूटोरियल्स रहते हैं, केस स्टडी है, रोल प्ले, एज्यूमिंग रोल किसी चीज़ का, जिससे कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं। सिमुलेशन रहता है, रियलिस्टिक इंटरेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज़ का सिमुलेशन देना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और डेमोन्स्ट्रेशन देना। इसमें दोनों टीचर और स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। अब हम लर्नर सेंटर्ड देखते हैं। लर्नर सेंटर्ड के क्या फीचर्स हैं, तो असाइनमेंट, कोई भी टीचर कुछ भी सिखाता है उसके बाद असाइनमेंट देता है, तो उसमें पूरी जो भी चीज़ें सीखता है वो लर्नर सीखता है। प्रोजेक्ट वर्क्स हो गए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गए, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो गई, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया, इंटरेक्टिव है, सेल्फ बेस्ड है, ओपन लर्निंग है, ह्यूरिस्टिक मेथड है जो हमने देखा था, इंक्वायरी बेस्ड, सेल्फ बेस्ड, जिससे हम खुद ही चीज़ें सीखते हैं। बस हमें फैसिलिटेटर द्वारा, गाइड द्वारा चीज़ों पे थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है, उसके बाद हम खुद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और हम खुद ही चीज़ें डेवलप करते हैं। तो ये वाली चीज़ें लर्नर सेंटर्ड हो गई। और बाकी जो हमने ये, जिसमें टीचर और लर्नर दोनों का है, वो भी हमने देखा, जिसमें डिस्कशंस में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का ही रोल होता है। और बाकी हमने टीचर सेंटर्ड मेथड्स देखे। अब ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ये भी आप इजीली समझ ही जाएंगे कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और ऑफलाइन में फिजिकल क्लासरूम है। ये फ्लेक्सिबल है, कभी भी आप देख सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे देख सकते हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा और इंटरेक्टिव क्लासेस आप ले पाएंगे। यहाँ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज है, यहाँ पे आपको वहाँ जाना है, बैठना है, टेक्स्ट बुक हैं और वहाँ पे किताबों से पढ़ाई करनी है। यहाँ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैं, पीयर इंटरेक्शन है, सोशल डेवलपमेंट स्किल्स है।
यहाँ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, आप खुद इंडिविजुअली बैठे हो घर में, नेट है, आप ऑनलाइन मीडियम से आप पढ़ाई कर सकते हो। ऑफलाइन में आपको वहाँ जाके एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल में वहाँ जाके सीखना है, डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स वहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है, वहाँ सीख के आना। अब थोड़ा डिजिटल हम बात कर ही रहे हैं तो स्वयं की बात करते हैं। स्वयं इज़ वन ऑफ द मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। स्वयं का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ये याद कर लीजिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, इसकी टैगलाइन जो है वो है शिक्षित भारत उन्नत भारत। ये लॉन्च डेट पूछ लेते हैं यूजीसी वाले, तो ये आप याद रखना कि 9 जुलाई 2017 में आया था। ये MHRD और AICTE द्वारा बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो जो करंट वर्जन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेपटेल के द्वारा आया है, इसमें IIT मद्रास का भी कोलैबोरेशन है, और ये गूगल और परसिस्टेंट सिस्टम के द्वारा अभी जो करंट वर्जन है वर्क कर रहा है। इसके 3 प्रिंसिपल है जो कि हैं एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ना रटने वाली चीज़ें हैं। ये फुल फॉर्म हो गया, ये डेट हो गई, पहले किसके द्वारा बनाया गया था, अभी किसके द्वारा रन कर रहा है, ये क्या टैगलाइन है, इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, ये चीज़ें याद करने की। तो ये आप एकदम बाय हार्ट इसको याद कर लीजिए, और थ्रू प्रैक्टिस आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए स्वयं का पोर्टल, जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। पहला तो होता है वीडियो ट्यूटोरियल्स, जो वीडियो हैं जिसके थ्रू आप चीज़ें सीखते हो। उसके बाद कंटेंट होता है, जो भी लेक्चर हुआ उसके बाद वो उसकी PDF देते हैं ताकि वो आप चीज़ें उसको देखो और चीज़ें रिवाइज करो। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट होता है, जिसमें क्विजेज होते हैं, असाइनमेंट आपको दिया जाता है। और उसके बाद डिस्कशन फॉर्म है, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो, अपनी क्वेरीज रख सकते हो, कोई भी आपको डाउट्स हो क्लियर करना हो वो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो और वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेशनल कोऑर्डिनेटर्स देख लेते हैं। तो ये 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनको भी आपको ऐसे के ऐसे याद कर लेना है बिल्कुल, कब बने थे, विद फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म और ईयर पूछ लेते हैं। अब AICTE है, तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। ये 1945 में आया था, बट स्टैट्यूटरी स्टेटस 1987 में मिला। ठीक है, उसके बाद CEC है, वो 1993 में आया था, दैट इज़ कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, दैट इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है जी। इग्नू आ गया, इग्नू का नाम आपने सुना ही होगा, 1985 में आया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। अब है हमारा IIMB, जो 1973 में आया था, IIM बेंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़, ये मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। NCERT 1961 में आया था, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। NIOS 1989 में आया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, दिस इज़ फॉर स्कूल एजुकेशन। अब NITTR ये 1965 में आया था, जो कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। नेपटेल जो है वो 2003 में आया था, जिसका फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग है, फॉर इंजीनियरिंग है ये। UGC आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, 1956 में आया था। ये 1953 में ही आ गया था, 1956 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। अभी लेटेस्ट ही INI एड हुआ है 1951 में, जो कि बना था, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। बस ये 10 आप याद कर लेना ऐसे के ऐसे। फुल फॉर्म आए, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आए, तो आप इजीली बता पाएंगे। अब हम स्वयं प्रभा देखते हैं। स्वयं प्रभा क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 40 DTH एजुकेशनल TV चैनल प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7। इसमें पहले 32 चैनल हुआ करते थे, बट अभी 40 हो गए हैं। इसकी जो सैटेलाइट है वो GSAT-15 है, बाईसैकंड, जो कि गांधीनगर अहमदाबाद में लोकेटेड है, गुजरात में। ठीक है, ये 4 आवर ऑफ कंटेंट होता है, जो कि एक दिन में 5 बार रिपीट होता है। अब मूक देखें तो मूक का जो टर्म है वो कॉइन हुआ था 2008 में बाय डेव कॉर्मियर एंड ब्रायन अलेक्जेंडर, और कोर्सेरा और रेडेक्स भी तभी फाउंड हुए थे 2011 में। अब मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, एंड जो स्वयं प्रभा, इट इज़ वन ऑफ द मूक, जिसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ ओपन एंड मैसिव है, ऑनलाइन लर्निंग है, डाइवर्स कोर्सेज है, काफ़ी कोर्सेज हैं इसमें, फ्लेक्सिबल है,
सेल्फ पेस्ड है, आप घर पे आप इजीली, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। इट इज़ इंटरेक्टिव इन नेचर विद मल्टीमीडिया, ग्लोबल कम्युनिटीज़, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेट्स, कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा महंगा नहीं है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। मतलब आपको ऑनलाइन एजुकेशन भी मिल जाएगी, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आपकी स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी। अब हम थोड़ा सा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम देख लेते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल जो है वर्ड से ही समझ आ जाएगा। इट इज़ रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक, चॉक बोर्ड, वाइट बोर्ड, हैंड आउट, वर्कशीट, लाइब्रेरी रिसोर्स। मतलब जो भी चीज़ें हैं, बुक्स हैं हमारा जो पहले पढ़ाई जाती थी, मेन टेक्स्ट बुक बेसिस भी होती थी, तो दैट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड देखेंगे तो आज के टाइम पे 100 तरह की चीज़ें हमें मिल जाएंगी। पीपीटी प्रेजेंटेशंस हो गई, विजुअल एड्स हो गए, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज हो गए, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई। आईसीटी बेस्ड है तो एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं, ऑनलाइन कोलैबोरेशन असेसमेंट टूल्स हैं, मोबाइल ऐप्स है। अपनी टीचिंग को ईजिली इफेक्टिव बना सकते हैं और टीचिंग में ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। जैसे एलएमएस है, एलएमएस स्टैंड फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज टू मैनेज द कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस। तो एलएमएस एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि यूज़ होता है सारा जो भी लर्निंग प्रोसेस है, जो भी पूरा लर्निंग प्रोसेस है उसको मैनेज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो इट इज़ यूज टू क्रिएट कोर्सेज। जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हम बनाते हैं, जैसे यूजीसी नेट का कोर्स है, एसएससी का कोर्स है, रीजनिंग का, जीके का, जीएस का, जितने भी कोर्स है, तो वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही हम ईजीली कवर कर सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। शेयर कंटेंट, वीडियोस अपलोड करना, पीडीएफ अपलोड करना, नोट्स अपलोड कर देना, प्रेजेंटेशन से इजीली अपलोड करके स्टूडेंट्स को देना ताकि वो इजीली चीज़ें सीख पाए। गिव असाइनमेंट, कंडक्ट टेस्ट, ट्रैक प्रोग्रेस, गिव फीडबैक, कम्युनिकेट एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स। ये सारे आप एक बार कीवर्ड्स देख लीजिएगा। अब कुछ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आप देख लो और एक बार याद कर लो। जैसे मूडल हो गया, कैनवास हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, स्कूलॉजी, एब्जॉर्ब एलएमएस, टैलेंट एलएमएस, डोसीबो, D2L, ब्राइट स्पेस, लर्न वर्ड्स, कॉर्नरस्टोन। मतलब आप एक बार ये सारी चीज़ें देख लो अच्छे से, है ना, क्योंकि यूजीसी नेट में ना ऐसी की ऐसी पूछ लेते हैं कि इसमें से आप बताओ कि एलएमएस कौन सा है। तो एक बार आप इन पे निगाह मार लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। व्हाट इज़ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम? जो भी टूल्स और रिसोर्सेज होते हैं जो कि हेल्प करता है टीचर को टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड इम्प्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट। कोई भी चीज़ें हैं, टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसकी मदद के द्वारा टीचर अपने स्टूडेंट को इजीली पढ़ा पाए और स्टूडेंट भी इजीली चीज़ें समझ पाए इफेक्टिवली। तो ट्रेडिशनल टीचर्स सपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे टीचर सेंटर्ड ही होता था। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि टीचर का काम सिर्फ पैसिव था, सिर्फ बच्चों को बताता जाता था, चीज़ें सिखाता जाता था, बच्चे बैठ के सिर्फ सुनते थे, याद करते थे। बट मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में अब काफ़ी चीज़ें इंटरेक्टिव हो गई हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल्स आ गए हैं, रिसोर्सेज आ गए, जिससे हम स्टूडेंट्स का भी काफ़ी इंगेजमेंट ले लेते हैं क्लासरूम में, ताकि वो चीज़ें जो उसको पढ़ाई जा रही हैं वो तुरंत के तुरंत इम्प्लीमेंट करे, सीखे, उसको याद करें। सो ट्रेडिशनल में जैसे हमने सीखा था, मेन रोल टीचिंग में जो था, जो कि टीचर डायरेक्टेड मेथड होते थे, जिसमें चॉक और टॉक सिर्फ पढ़ाया जाता था, वाइट बोर्ड पे चीज़ समझाई जाती थी। लेकिन मॉडर्न में अब पार्टिसिपेशन एक्टिव हो गया है, डिस्कशन हो गया है, उसको स्टूडेंट्स को थिंकिंग का और कोलैबोरेशन का मौका मिलता है, जिससे उनकी लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव होती है और काफ़ी चीज़ें वो जल्दी सीख पाते हैं। माइंड कंसेप्ट मैप है, विजुअल डायग्राम के थ्रू आप चीज़ें माइंड मैप से किसी एक टॉपिक को इजीली समझाना, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट जल्दी चीज़ें ग्रास्प करता है और चीज़ें जल्दी सीखता है, क्योंकि मेन आइडिया उसका आइडिया ये है कि विजुअल कनेक्शंस बने। जो भी इजीली चीज़ें हम विजुअल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जल्दी ग्रास्प होती है, एज़ कंपेरिजन टू आप चीज़ें बोल के बस रीडिंग करके सिखा रहे हैं और बच्चा सीख रहा है, वो थोड़ा शैलो होता है, पैसिव होता है, इसमें एक्टिवनेस ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, जिसमें टीचर स्टूडेंट को बोलता है कि इस टॉपिक पे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है, फिर वो स्टूडेंट्स का फीडबैक लेता है, इस पे आप और सोचिए, इस पे आप और आइडियाज़ और सॉल्यूशंस अपने तरफ से बताएं, तो वो उस पर इंडिविजुअल आइडियाज़ जनरेट करता है, तो इसका आइडिया जनरेशन। दूसरा है थिंक पेयर शेयर, जिसमें टीचर स्टूडेंट एक या दो बच्चों को साथ में बिठालता है और उसके बाद
किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए बोलता है और वो जो भी उनके सॉल्यूशन है वो शेयर करने को बोलते हैं, जिसमें थिंक अबाउट द क्वेश्चन इंडिविजुअली, डिस्कस द आंसर विद अ पार्टनर एंड शेयर द रिस्पॉन्स जो भी डिस्कशन में। तो एक्चुअली इसमें क्या है, ये भी कोलैबोरेटिव लर्निंग का ही एक फीचर है, थिंक पेयर शेयर। उसके बाद फिश बोल टेक्निक है, जिसमें स्टूडेंट्स को 2 सर्कल में डिवाइड करा जाता है। इसमें जो मेन सर्कल होता है उसमें होता है डिस्कशन प्रॉपर, और जो आउटर का जो सर्कल होता है उसमें होती है लिसनिंग, जिसमें जो भी यहाँ डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे ये जो बाहर वाले सर्कल में जो बच्चे बैठे हैं वो इस डिस्कशन को सुनते हैं और चीज़ें समझते हैं। तो ये होती है फिश बोल टेक्निक। तो इसका मेन मोटिव यही रहता है कि जो यहाँ बीच में बच्चे बैठे हैं वहाँ उनकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो, और जो बाहर के जो बच्चे हैं उनमें लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो। ठीक है। फिर होता है हमारा बस ग्रुप मेथड, जिसमें छोटा ग्रुप होता है, 2-3 बच्चों को ही लेते हैं और किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे डिस्कशन रखता है। क्योंकि 2-3 बच्चे ही हैं तो इसको बजिंग साउंड भी बोलते हैं, क्योंकि 2-3 बच्चों में जो डिस्कशन होता है थोड़ा बहुत उसको जो उससे जो बज होती है उसी बेसिस पे इसको बस ग्रुप मेथड बोलते हैं। उसके बाद गेमिफिकेशन आ गया कि गेम लाइक एक्टिविटीज़ होती है, फैक्ट्स, ट्रिविया, क्वेश्चन, चैलेंजेस, क्विज, उसके थ्रू ही चीज़ें प्रैक्टिस होता है, तो गेमिफिकेशन हो गया। फ्लिप्ड क्लासरूम में स्टूडेंट रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन बिफोर क्लास, जैसे क्लासरूम में आने से पहले ही बच्चे को बोल दिया जाता है कि क्लास से आने से पहले आप ये चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ के आना, चीज़ें देख के आना घर से ही। तो फिर जब क्लासरूम में एंटर होते हैं उसमें फिर तब डिस्कशन होता है, एक्टिविटीज़ होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें डिस्कशंस होती हैं और हाई ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होती है। फिर आगे हमारी जिक्सो स्ट्रेटजी, स्टूडेंट लर्न अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ नॉलेज एंड देन शेयर इट विद अदर स्टूडेंट। इसमें एक बच्चा को सीखता है, उसके बाद वो दूसरों से जो भी वो सीखा है वो उससे डिस्कस करता है और वो शेयर करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो कोलैबोरेटिव एंड इट डेवलप्स द अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑल्सो। फिर है हमारा साइबरनेटिक्स। अब साइबरनेटिक्स का मतलब है फीडबैक, रीचिंग द डिज़ायर्ड गोल थ्रू फीडबैक, जिसमें क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है उसका गोल ही ये है कि वो अच्छे से सीख पाए, लेकिन उनसे फिर फीडबैक लेते हैं कि उनको क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ समझ नहीं आई। तो फीडबैक के थ्रू चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना, अपने डिज़ायर गोल तक पहुंचना, उस चीज़ का इफ़ेक्टिव बनाने के लिए साइबरनेटिक्स का प्रोसेस है और वो फीडबैक के थ्रू पूरा होता है। अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम्स। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। बेसिक 3 चीज़ें हैं इसमें, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है। सबसे पहले तो मेजरमेंट है, उसके बाद आता है असेसमेंट और सबसे बड़ा होता है इवैल्यूएशन। अब जो मेजरमेंट होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थ्रू, स्कोर्स के थ्रू पता चलता है कि एक बच्चे के एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसका ओवरऑल स्कोर कितना है। ठीक है। उसके बाद आता है असेसमेंट। असेसमेंट थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर है उससे, वो उसमें मार्क्स को तो कंसीडर करते ही हैं, उसके साथ साथ उसका बिहेवियर, उसका ऑब्जर्वेशन भी करते हैं कि कैसे परफॉर्म किया है प्रोजेक्ट्स में और टेस्ट में, कैसा बिहेवियर है। मतलब ये बहुत क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ मार्क्स और क्वालिटेटिव इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड योर पर्सनैलिटी। उसके बाद एवेल्यूएशन आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ है आपका। अब एवेल्यूएशन में आपका बिहेवियर भी देखा जाता है, आपके मार्क्स भी देखे जाते हैं, आपकी होल पर्सनालिटी देखी जाती है। तो वो थोड़ी ब्रॉडर पिक्चर है। तो आप ऐसे याद करें, सबसे पहले तो मेजरमेंट आ जाएगा जिसमें के मार्क्स वगैरह देखे जाते हैं, असेसमेंट में आपका बिहेवियर भी देखा जाता है और एवेल्यूएशन में आपकी पर्सनैलिटी भी देखी जाती है एज अ होल। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे भी एग्जाम में, जैसे कि फॉर्मेटिव है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है हमारा इनफॉर्मल, ऐसे याद कर लेना। अगर फॉर्मेटिव है तो इनफॉर्मल याद कर लेना। इसका मतलब ये है, इसमें जो इवैल्यूएशन होता है, इसमें जो असेसमेंट होता है वो क्लासरूम में ही होता है और बीच में ही होता है। जैसे कि हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद तुरंत ही बच्चों से एक ब्रीफ डिस्कशन में चीज़ें पूछी कि अभी जो मैंने आपको बताया था उससे आपको क्या समझ आया। ऐसी मॉक टेस्ट ले लिया रैंडमली, कुछ पूछ लिए,
तो वो होता है फॉर्मेटिव। समेटिव होता है एंड ऑफ अ यूनिट कोर्स, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम होते थे स्कूल में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम पूरा पढ़ाने के बाद में एक डेडिकेटेड डेट पे होते थे और फिर पूछा जाता था, फिर एग्ज़ाम लिया जाता था। तो वो होते हैं वो वाले एग्ज़ाम, जैसे कि सेमेस्टर्स, बोर्ड्स, फाइनल एग्ज़ाम। फॉर्मेटिव बीच में रहते हैं जो कि इनफॉर्मल होते हैं। समेटिव एंड ऑफ द कोर्स होता है जो कि आपको पूरा पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद टेस्ट लिया जाता है। तीसरा होता है प्लेसमेंट असेसमेंट, जो कि प्री टेस्ट होता है बिफोर क्लास, जो कि एंट्री लेवल है। जैसे आपका किसी कहीं आपको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने से पहले आपका जो टेस्ट होता है वो होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। उसके बाद है इप्सेटिव असेसमेंट, जो कि सेल्फ असेसमेंट होता है, खुद का, इंडिविजुअल का। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए। बस ये 5 टाइप के एवेल्यूशन होते हैं, जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो फॉर्मेटिव हमने देख ही लिया, इनफॉर्मल होता है क्लास के दौरान, क्लास के बीच में। समेटिव होता है एंड ऑफ द कोर्स, जब कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद जो टेस्ट लिए जाते हैं उसको समेटिव होते हैं। अब टेस्टिंग थोड़ी बहुत देख लेते हैं। टेस्टिंग में 2 टाइप्स होती है, एक तो नॉर्म रेफरेंस होती है और एक क्राइटेरियन रेफरेंस होती है। अब नॉर्म रेफरेंस में स्टूडेंट से कंपेयर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक परसेंटाइल। जैसे कि नेट में आपका 99.6 परसेंटाइल आया है, तो आप 99.6 परसेंटाइल में आप दूसरों के कंपैरिजन्स में आपका ये स्कोर है। और क्राइटेरिया रेफरेंस में आपके खुद के इंडिविजुअल मार्क्स को बताया जाता है, जैसे आपके कितने परसेंटेज आए हैं, आपके 99% आए हैं, आपके 70% आए हैं, आपके 80% आए हैं, और उसमें परसेंटाइल बेसिस पे आपका स्कोर बताया जाता है कि आप कितने बच्चों से आगे हो, कितने बच्चों से पीछे हो। तो इट इज़ अ कंपैरिजन विद स्टूडेंट्स और इट इज़ अ कंपैरिजन बेसिस ऑन एन इंडिविजुअल स्कोर। अब हमारा ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जो कि वैल्यूएशन अप्रोच है हायर एजुकेशन में, जिसमें पॉइंट्स के बेसिस पे आपने देखा होगा कि आपके मार्क्स आपके पॉइंट्स के बेसिस पे बताया जाता है, जिसमें अगर आपका ओ है तो आउटस्टैंडिंग है, A+ एक्सीलेंट है, A वेरी गुड है, B+ गुड है, B एवरेज है, ये सारे पॉइंट्स। अब हम थोड़े बहुत टीचिंग सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, क्या क्या किस चीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे माइंड मीस्टर और एक्स माइंड है, ये दोनों माइंड मैपिंग के लिए हैं। सी मैप टूल्स है कंसेप्ट मैपिंग के लिए, ईडी पजल है वीडियो लेसन के लिए, कहूत जो है गेम बेस्ड लर्निंग के लिए, जिसमें क्विजेज होते हैं और लाइव गेम्स होते हैं। गूगल क्लासरूम हमारा LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्रेडिंग दी जाती है। क्विजलाइट नाम से ही समझ आ रहा है कि क्विज से रिलेटेड है, स्टडी टूल है, रिलेटेड टू फ्लैश कार्ड एंड मेमोराइजेशन। उसके बाद सॉक्रेटिव है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, जिसमें भी रियल टाइम क्विजेज और पोल्स होते हैं। पैडलेट भी डिजिटल कैनवास और आइडिया शेयरिंग के लिए। टिंकर कार्ड 3D डिज़ाइन के लिए। कैनवा फॉर एजुकेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, विजुअल लर्निंग टेम्पलेट्स। स्कूलॉजी भी एक LMS है। नियरपॉड इंटरेक्टिव लेसन्स के लिए है। सी सॉ स्टूडेंट पोर्टफोलियो डिजिटल पोर्टफोलियोज बनाने के लिए। फ्लिपग्रिड वीडियो डिस्कशन के लिए, स्टूडेंट वॉइस बाय वीडियो। एनीमेकर है, वीडियो बनाने के लिए, एनिमेटेड वीडियोस के लिए है ये। मेंटीमीटर हमारा MCQs के लिए, लाइव पोल कंडक्ट कराने के लिए। अब ये कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जो आप देख लीजिए, जैसे डिसलेक्सिया है, रीडिंग लैंग्वेज का, डिस्ग्राफिया है, राइटिंग कोहेरेंटली। डिसकैल्कुलिया हमारा मैथ एबिलिटी का जो फेस डिसऑर्डर है। ADHD है, अटेंशन हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जैसे बिहेवियरिज्म है। इट्स मेन फोकस टू ऑब्जर्व बिहेवियर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, जो कि स्किनर ने दी थी, BF स्किनर ने। कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो कि जीन पियाजे और लेव वाइगॉट्स्की ने दिया था। कॉग्निटिव लोड थ्योरी है, जॉन सोएलर की है। सोशल लर्निंग थ्योरी है, जो कि बंडूरा ने दी थी, जिसमें लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, जो कि डेविड कोल्ब ने दी थी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। सोशो कल्चरल, जो हमने कल भी डिस्कस करी थी, जो कि वाइगॉट्स्की की है। एंड्रागोगी मैल्कम नोल्स ने दी थी, जो कि एडल्ट लर्निंग से है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, जो कि वाइगॉट्स्की ने दी थी। ह्यूमनिज्म एब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स ने दी। डिस्कवरी लर्निंग जेरोमी ब्रूनर ने दी थी। ह्यूरिस्टिक मेथड हमारे हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। अब ये सारी चीज़ें, ये मेरे नोट्स, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, इन्हीं को मैंने रिवाइज़ किया बार बार।
इन्हीं के मैंने MCQs प्रैक्टिस करे और मैंने यही मेरे शॉर्ट नोट्स थे, इन्हीं को मैं बार बार रिवाइज़ करता था और मैं इन्हीं को एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने गया और मैंने 39 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस सही करे थे। अब अगर आपको ये मेरे नोट्स चाहिए तो कमेंट डाउन करके बताइए, तो मैं इनको और अच्छे से अरेंज करूँगा, इसमें और चीज़ें ऐड करूँगा और ये नोट्स आप कैसे ले सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ऑल्सो मैंने ये ऐसे छोटे छोटे सेशंस में और भी टॉपिक्स के लूँगा और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मैं और वीडियोस बनाऊँगा, इसमें मैं PYQs बताऊँगा। अब नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी उसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड की चीज़ें और देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इनिशियल स्टेज है मेरी भी टीचिंग की, तो मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहा मैं आपको जल्दी जल्दी इजीली थोड़ा सा चीज़ें बता पाऊँ। बाकी और चीज़ें जो चाहिए होंगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट डाउन ज़रूर करें और मुझे बताएं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे और जो भी आगे का प्लान होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।